हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 7 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर प्रदेश में भूजल दोहन में शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, बी है कानपुर, सी है वाराणसी और डी है गाजियाबाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। प्रशासन की अनदेखी से भूगर्भ जल भंडारों के अंधाधुंध दोहन ने लखनऊ को प्रदेश में भूजल के दुरुपयोग में टॉप पर पहुंचा दिया है। 3 दशक पूर्व शहर में जहां भूजल 8 मीटर की गहराई पर मिलता था, वह आज नगर के 50% से अधिक के हिस्से में 25 से 30 मीटर से अधिक की गहराई पर चला गया है, जिसे भूविज्ञानी बड़ा खतरा मान रहे हैं। कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ शहरों के भी एक बड़े हिस्से में भूजल स्तर की गहराई 25 मीटर की अलार्मिंग सीमा को पार कर चुकी है। तो दोस्तों, आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूजल दोहन के मामले में प्रदेश में लखनऊ जो है वो टॉप पर पहुंच गया है। और यहाँ पर लखनऊ की अगर बात की जाए तो 3 दशक पूर्व यहाँ पर जो भूजल है वो 8 मीटर की गहराई पर मिल जाता था, लेकिन आज के समय में 50% से अधिक के हिस्से में लखनऊ में 25 से 30 मीटर से भी अधिक की गहराई पर जो भूजल है वो चला गया है, और इसे भूविज्ञानी बड़ा खतरा मान रहे हैं। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भूजल दोहन के मामले में लखनऊ जो है वो प्रदेश में टॉप पर पहुंच गया है। अब दोस्तों, लखनऊ की बात है तो लखनऊ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो लखनऊ के उपनाम क्या हैं? तो नवाबों का शहर, बागों का नगर और नजाकत नफासत का शहर, ये लखनऊ के उपनाम हैं। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है ये इलाहाबाद से बदल करके लखनऊ की गई है। और इसे कब किया गया है? तो 1920 में। आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 1920 में जो उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद थी उसे बदल करके लखनऊ किया गया था। और दोस्तों, लखनऊ में कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए हैं। कौन कौन से? तो 15वां अधिवेशन, 32वां अधिवेशन और 50वां अधिवेशन। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है 32वां अधिवेशन। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1916 में। कांग्रेस का 32वां अधिवेशन जो है वो 1916 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। और दोस्तों, इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और लखनऊ का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्या है? तो चिकनकारी एवं जरी जरदोजी, ये लखनऊ का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। और 1857 के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको लखनऊ से रिलेटेड अच्छे से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने नेत्रहीनों के लिए टच सेंसिटिव घड़ी विकसित की है? ऑप्शन नंबर ए है IIT खड़गपुर, बी है IIT कानपुर, सी है IIT मद्रास और डी है IIT दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी IIT कानपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के एक प्रोफेसर और एक शोध सहयोगी ने दृष्टिबाधित लोगों के उपयोग के लिए एक सेंसिटिव घड़ी विकसित की है। इस घड़ी में विभिन्न आकृतियों के स्पर्श करने योग्य घंटे के संकेतक हैं। ये संकेतक नेत्रहीनों को समय आसानी से पहचानने में मदद करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वर्ल्ड विजन रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1981 से 2012 के बीच मोतियाबिंद सर्जरी की दर में 9 गुना वृद्धि हुई है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की थी, वर्ल्ड विजन रिपोर्ट, और इसके अनुसार भारत में 1981 से लेकर 2012 के बीच मोतियाबिंद सर्जरी की जो दर है उसमें 9 गुना वृद्धि हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अभी हाल ही में IIT कानपुर ने एक घड़ी विकसित की है, दृष्टिबाधितों के लिए एक सेंसिटिव घड़ी विकसित की है। और इस घड़ी में है क्या?
तो विभिन्न आकृतियां इसमें दी गई हैं, जिसके घंटे के संकेतक उसमें दिए गए हैं और इसके माध्यम से जो नेत्रहीन हैं वो समय को आसानी से पहचान सकते हैं। इसमें ये जो घड़ी है, सेंसिटिव घड़ी, ये आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित की गई है। अब दोस्तों आईआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और दोस्तों आईआईटी कानपुर जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1959 में आईआईटी कानपुर की स्थापना की गई थी। और आईआईटी कानपुर का ध्येय वाक्य क्या है? तो इसका ध्येय वाक्य है तमसो मां ज्योतिर्गमय। ये आईआईटी कानपुर का मोटो है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चुनावी ड्यूटी में मृत्यु होने पर कितने रुपए मुआवजा राशि का ऐलान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 30 लाख रुपए, बी है 20 लाख रुपए, सी है 15 लाख रुपए और डी है 10 लाख रुपए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 15 लाख रुपए। चुनाव ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की मृत्यु या दुर्घटना पर उत्तर प्रदेश सरकार ने मुआवजा बढ़ा दिया है। प्रशिक्षण, मतगणना या मतदान के दौरान असमय दुर्घटना में मृत्यु की दशा में परिवारजनों को पहले 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता था, जिसे अब बढ़ा करके 15 लाख रुपए कर दिया गया है। मुआवजा बढ़ाए जाने के अलावा आतंकवादी हिंसा, असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या, रोड माइंस, बॉम्ब ब्लास्ट आदि की घटनाओं में अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उसके परिवारजनों को अब 20 लाख रुपए के बजाय 30 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मुआवजे की राशि है उसे बढ़ा दिया है और चुनाव ड्यूटी के दौरान अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उसे अब जो है 15 लाख रुपए दिया जाएगा मुआवजे के तौर पर। और अगर इसके अलावा आतंकवादी हिंसा, असामाजिक तत्वों द्वारा या रोड माइंस या बॉम्ब ब्लास्ट के जरिए अगर किसी कर्मचारी की हत्या होती है तो उसके परिवारजनों को 20 लाख के बजाय 30 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राधेश्याम खेमका का अप्रैल 2021 में निधन हो गया है। वह किस शहर में गीता प्रेस के अध्यक्ष थे? ऑप्शन नंबर ए है कानपुर, बी है वाराणसी, सी है आगरा और डी है गोरखपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गीता प्रेस के अध्यक्ष राधेश्याम खेमका का 4 अप्रैल 2021 को निधन हो गया। खेमका लगभग 40 वर्षों तक सनातन धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक कल्याण के संपादक भी थे। उन्होंने सनातन साहित्य को जन जन तक पहुंचाया। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो गीता प्रेस के अध्यक्ष थे राधेश्याम खेमका, उनका 4 अप्रैल 2021 को निधन हो गया है। और दोस्तों राधेश्याम खेमका लगभग 40 वर्षों तक सनातन धर्म की प्रसिद्ध पत्रिका है कल्याण, इसके संपादक भी रहे हैं। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पर गोरखपुर के जो गीता प्रेस थी उसके ये अध्यक्ष थे। तो गोरखपुर के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं। गोरखपुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? तो टेराकोटा। और दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर है उसे द्वितीय वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत दूसरे उत्पाद को भी चुना गया है। तो दूसरा उत्पाद किसे चुना गया है? तो रेडीमेड गारमेंट को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत गोरखपुर के लिए दूसरे उत्पाद के रूप में चुना गया है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों जिस तरह से एक जिला एक उत्पाद होता है उसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक खाद्य पदार्थ को चुने जाने की पहल जो है वो शुरू की है। और सबसे पहले गोरखपुर के सुनहरी शकरकंद को एक जिला एक खाद्य पदार्थ के रूप में चुना गया है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए है डिजिट इंश्योरेंस, बी है नोकिया, सी है सैमसंग और डी है इंडिगो पेंट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डिजिट इंश्योरेंस। डिजिट इंश्योरेंस ने क्रिकेटर विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कोहली ने पूर्व में डिजिट इंश्योरेंस में निवेश भी किया है। डिजिट इंश्योरेंस एक सामान्य बीमा कंपनी है। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट के कप्तान हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज कोहली को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में एक माना जाता है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि विराट कोहली को डिजिट इंश्योरेंस जो बीमा कंपनी है
उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन नंबर ए है न्यूजीलैंड, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है भारत और डी है इंग्लैंड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। मेन लैंगिंग की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम ने 4 अप्रैल 2021 को लगातार सबसे अधिक एक दिवसीय जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस टीम ने 4 अप्रैल को माउंटानुई में 3 मैचों की श्रृंखला के पहले वनडे में न्यूजीलैंड को हराने के बाद यह उपलब्धि हासिल की है। टीम ने अपनी लगातार 22वीं वनडे जीत दर्ज की है। इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई पुरुष क्रिकेट टीम ने लगातार 21 वनडे जीत का रिकॉर्ड अपने नाम किया था, जिसे उन्होंने 2003 में हासिल किया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने 4 अप्रैल 2021 को लगातार सबसे अधिक एक दिवसीय जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है और इस टीम ने लगातार अपनी 22वीं वनडे जीत जो है वो दर्ज की है। और इससे पहले ये रिकॉर्ड किसका था? तो ऑस्ट्रेलियाई पुरुष क्रिकेट टीम का ये रिकॉर्ड था और पुरुष क्रिकेट टीम ने लगातार 21 वनडे जो है उसमें जीत दर्ज करके ये रिकॉर्ड बनाया था। और ये कब बनाया गया था? तो 2003 में ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलियाई पुरुष क्रिकेट टीम के द्वारा बनाया गया था और अब इसे ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और अब जो है 22 वनडे जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने बनाया है। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा सदाबहार किस फल की किस्म है? ऑप्शन नंबर ए है आम, बी है अंगूर, सी है अमरूद और डी है केला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आम। राजस्थान के कोटा निवासी किसान श्री कृष्ण सुमन ने आम की एक ऐसी नई किस्म विकसित की है जिससे नियमित तौर पर पूरे साल पैदा किया जा सकता है। इस किस्म का नाम सदाबहार है। आम की यह किस्म आम में होने वाली ज़्यादातर प्रमुख बीमारियों से मुक्त है। इसका पेड़ छोटा होने के कारण इसे किचन गार्डन में भी लगाया जा सकता है। इसके गूदे में बहुत कम फाइबर होता है जो इसे अन्य किस्मों से अलग करते हैं। इस नई किस्म को नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने भी मान्यता दी है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आम की ये नई किस्म है जिसका नाम है सदाबहार और इसे किसने विकसित किया है? तो राजस्थान के कोटा निवासी किसान श्री कृष्ण सुमन ने इस नई किस्म को विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, 5 अप्रैल 2021 को नई दिल्ली में एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है पीयूष गोयल, बी है डॉक्टर हर्षवर्धन, सी है नितिन गडकरी और डी है राजनाथ सिंह। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 5 अप्रैल 2021 को नई दिल्ली में एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच का शुभारंभ किया। IHIP वर्तमान पीढ़ी के एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम का अगली पीढ़ी का अत्यधिक परिष्कृत संस्करण है। अब यह पहले की 18 की तुलना में 33 बीमारियों की निगरानी करेगा। भारत इस तरह की उन्नत रोग निगरानी प्रणाली को अपनाने वाला विश्व का पहला देश है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत जो है वो इस तरह की उन्नत रोग निगरानी प्रणाली को अपनाने वाला विश्व का पहला देश है। और डॉक्टर हर्षवर्धन ने 5 अप्रैल 2021 को नई दिल्ली में एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच का शुभारंभ किया है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, संघाई रैंकिंग 2020 के अनुसार भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च संस्थानों में पहले पायदान पर कौन है? ऑप्शन नंबर ए है IIT मद्रास, बी है IISc बेंगलुरु, सी है IIT कानपुर और डी है JNU। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, IISc बेंगलुरु। हाल ही में संघाई रैंकिंग 2020 जारी की गई। इसे एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ 2020 भी कहा जाता है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं कोलकाता विश्वविद्यालय देश का बेस्ट विश्वविद्यालय रहा है। रैंकिंग में अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने सबसे अधिक यानी 100 जो है स्कोर किया है। इस रैंकिंग में देश की 15 यूनिवर्सिटीज़ में
जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन कोई भी भारतीय संस्थान शीर्ष 100 की सूची में नहीं रहा। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हाल ही में संघाई रैंकिंग 2020 जारी की गई और इसमें भारतीय संस्थान बेंगलुरु जो है वो भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में शीर्ष स्थान पर रहा है। वहीं जो कोलकाता विश्वविद्यालय है वो देश का बेस्ट विश्वविद्यालय रहा है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों इस रैंकिंग में अमेरिका की जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उसने सबसे अधिक स्कोर किया है। और कितना किया है? तो 100 स्कोर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने किया है। और इस रैंकिंग में देश की 15 यूनिवर्सिटीज़ ने जो है जगह बनाई है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एसिस अवार्ड 2021 में इंडिविजुअल ओलंपिक स्पोर्ट्स श्रेणी में स्पोर्ट वुमन ऑफ द डिकेड अवार्ड जीता है? ऑप्शन नंबर ए है मैरी कॉम, बी है मीराबाई चानू, सी है साक्षी मलिक और डी है मंजू रानी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए मैरी कॉम। जानी मानी बॉक्सर मैरी कॉम ने एसिस अवार्ड 2021 में इंडिविजुअल ओलंपिक स्पोर्ट्स श्रेणी में स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द डिकेड अवार्ड जीता है। बता दें कि मैरी कॉम 6 बार बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं। रैकेट स्पोर्ट की श्रेणी में श्रीकांत एवं पीवी सिंधु ने क्रमशः स्पोर्ट्समैन एवं स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द डिकेड अवार्ड जीता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो जानी मानी बॉक्सर हैं मैरी कॉम, उन्हें एक्सिस अवार्ड 2020 में इंडिविजुअल ओलंपिक स्पोर्ट्स श्रेणी में स्पोर्ट वुमन ऑफ द डिकेड अवार्ड दिया गया है। और अगर रैकेट स्पोर्ट की बात की जाए, यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है कि रैकेट स्पोर्ट्स की श्रेणी में श्रीकांत और पीवी सिंधु जो हैं ये क्रमशः स्पोर्टमैन एवं स्पोर्ट वुमन ऑफ द डिकेड अवार्ड इन्हें दिया गया है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये हैं मैरी कॉम। तो दोस्तों ये थे 7 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, किस एक्सप्रेसवे पर एयर एम्बुलेंस तैनात किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, किस राज्य ने राज्य में कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी उपहार योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है गुजरात और डी है झारखंड। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।